से कुछ ही देर के बाद राजनीतिक दलों के मुखियाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सीमा पर हालात के साथ साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते पे चर्चा होने की संभावना भी है। लेकिन चलिए तमाम अपडेट्स देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, ये बताएं कि आज की बैठक काफी अहम है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? मुझे लगता है कि आज की बैठक में 3 मुद्दे खास तरीके से रहेंगे। पहला कि सामरिक तौर पे सरकार क्या रणनीति अपनाने जा रही है, इसके बारे में प्रधानमंत्री सभी राजनीतिक दलों को बताएंगे और उनसे भी सुझाव लेंगे। दूसरा कि चीन की सीमा पर जो हुआ आखिर क्यों हुआ, वहां पे किसकी गलती थी, इसके बारे में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जा रही है कि वो राजनीतिक दलों को बताएंगे, क्योंकि तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तीसरा एक मुद्दा यह हो सकता है कि अब आगे सरकार की रणनीति क्या होगी, खासतौर से भारत चीन के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उससे कैसे हम आगे बढ़ा कर रखेंगे, उसमें किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहेंगे। इसमें बता दूं कि शिवसेना प्रमुख ने पहले ही कहा है कि हम प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि इस मुद्दे पर चीन के साथ आर्थिक नीति को लेकर के सरकार क्लियर कट पॉलिसी बनाए, उस पर अमल करे ताकि चीन पर निर्भरता कम किया जाए। ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो गई है बैठक, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है इसमें 20 राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख होंगे। इसमें सोनिया गांधी खुद हिस्सा लेंगी और ऐसे समय पर हिस्सा ले रही हैं जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार सोती रही और इसका खामियाजा सेनाओं को भुगतना पड़ा। हालांकि यहां पर राजनीति अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया है। हालांकि सरकार की दलील है कि सिर्फ हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को बुला रहे हैं। उधर सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वायुसेना प्रमुख ने वहां पे एयरबेस का दौरा भी किया है और उधर सीमा पर सेना भी काफी सतर्क है। बिल्कुल, तो यहाँ पर शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होने वाली है। देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल शुक्रिया लक्ष्मण तमाम अपडेट के लिए। तो क्या चीन के हमले पे सरकार से सवाल पूछना क्या राजनीति है और क्या सवालों की टाइमिंग गलत है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ रही दिल्ली की जनता को आज सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की कमेटी ने निजी हॉस्पिटल में कोरोना इलाज पर आने वाले खर्च को फिक्स करने की सिफारिश कर दी है, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन पूरी खबर क्या है, समझते हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा से। तो असीम, यहाँ पर बताएं सिफारिशें जो की गई हैं क्या कहती हैं, मरीजों को आखिर कैसे फायदा होगा, कितना फायदा होगा? देखिए, दिल्ली में कोविड-19 के केस जो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच आम लोगों के लिए इलाज को लेकर के राहत की खबर है। सरकार जो है दिल्ली में निजी अस्पतालों में इलाज के रेट जो है तय करने जा रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको अपनी दरें जो है डिस्प्ले करने के निर्देश जो दिए थे, तो काफी शॉकिंग जो है दरें जो है निकल करके आई थी। जो हॉस्पिटल थे वो सामान्य बेड के लिए 24 से 25 हजार रुपये जो है प्रतिदिन जो है वो चार्ज कर रहे थे, जबकि जो आईसीयू है उसके लिए करीबन 34 हजार से लेकर के 43 हजार रुपये जो है वो चार्ज किए जा रहे थे, जबकि जो वेंटिलेटर वाला बेड है उसके लिए 44 हजार से लेकर के 54 हजार रुपए जो है हॉस्पिटल जो होता है चार्ज कर रहे थे। और इसके अंदर पीपीई किट जो है इंक्लूड नहीं थी, पीपीई किट के लिए अलग से वसूली जो है वो की जा रही थी। तो जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने एक निर्देश दिए थे कमेटी बनाने के लिए, तो नीति आयोग के मेंबर की अध्यक्षता में कमेटी जो है उसका गठन जो है वो किया गया। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें जो है वो सौंप दी। इस कमेटी ने दरें जो है कैप करने की सिफारिश जो वो की है। सामान्य बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपये प्रतिदिन जो है वो देना पड़ेगा। आईसीयू के लिए 13 हजार से लेकर के 15 हजार रुपए जो है वो देने पड़ेंगे, जबकि वेंटिलेटर वाले बेड के लिए 15 हजार से लेकर के 18 हजार रुपए जो है देने पड़ेंगे। और इसके लिए जो इसके अंदर पीपीई किट जो है वो भी इंक्लूड होगी। तो ये कमेटी ने अपनी सिफारिशें जो है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने सिफारिशें जो है इनको मंजूर जो है वो कर लिया है और ये दिल्ली सरकार को इसको भेज दिया है। दिल्ली सरकार एक बार इसको नोटिफाई जो है वो कर देगी तो ये दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। तो आम जनता को काफी इससे राहत जो है वो मिलेगी। खासतौर पर कहा जो हॉस्पिटल है वो कुल मिलाकर के प्रतिदिन 1 लाख रुपए जो है वसूल रहे थे, जिसमें वो कोविड-19 के लिए वेंटिलेटर के लिए अलग चार्ज थे, पीपीई किट के लिए अलग चार्ज थे, बाकी कंज्यूमेबल्स जितने भी थे उनके लिए भी अलग चार्ज जो है वसूल रहे थे। तो जो ग्राहक है उनको, जो मरीज है उसको कम से कम 1 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा जो है वो पड़ रहा था। तो ये नई दरें जो अगर एक बार लागू हो जाती है तो आम जनता के लिए राहत भरी बात होगी, उनको इलाज जो है वो सस्ते में मिल पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर
सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। तो काफी समय से लोगों की मांग भी थी, इनफैक्ट जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ा चढ़ाकर कीमत वसूल रहे थे, उस पर लगाम लगाने की लोगों की काफी हद तक अपील थी, जो अब गृह मंत्रालय ने यहाँ पर मान ली है और अब आगे चलकर दिल्ली सरकार के पास सिफारिशें भेजी जाएंगी। फिलहाल जो कैपिंग की गई है उस पर आप क्या कहेंगे? कैपिंग वाज इनएविटेबल। जब भी एपिडेमिक आता है, पेंडेमिक आता है, तो सरकार के पास में डिसीज एपिडेमिक एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आपके पास में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत आपके पास पावर्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी देखिए कि आप उनको सारे पेशेंट दे रहे हो। मान लीजिए एक अस्पताल आपने कोविड-19 डिक्लेयर किया, तो आप ये भी देखिए कि सरकार की तरफ से वो हॉस्पिटल 100% फुल आपको मिल रहा है। नंबर 3 है कि अगर अस्पताल को ये लगता है कि इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटियरिंग, अगर उनके मार्जिन पूरे कवर नहीं हो रहे हैं तो सरकार को उनको कॉस्ट को सब्सिडी भी देनी चाहिए। अगर किसी भी अस्पताल के अंदर में चार्जेस को जो लिमिट करना था, दैट वाज इनएविटेबल, वो लग रहा था कि आने वाला है और उसमें कोई रीजन नहीं है। हर कंट्री के अंदर में जब भी एपिडेमिक होता है तो चार्जेस सरकार फ्रीज करती है, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। आपको लोगों को अब क्या होगा, सारे लोगों को पता है कि मेरा इतना खर्चा आएगा, उस खर्चे के अनुसार में वो अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। लोगों का पैनिक कम हो जाएगा, लोगों का डेथ रेट कम हो जाएगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। यहाँ पर एक और चीज जो कि बहुत अच्छी की गई है सिफारिशों में जो निकल कर आ रही है, डॉक्टर साहब, ICU, वेंटिलेटर, PPE किट समेत सभी चार्ज जो हैं वो पहले से फिक्स कर दिए जाएंगे और अब अलग से PPE किट पर चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस तरह की राहत कितनी बड़ी होगी एक आम आदमी के लिए? सिर्फ ये है कि सरकार ने ये प्राइजेस अगर फ्रीज किए हैं तो वो दे शुड इंश्योर कि PPE किट और जितनी भी चीजें हैं जो डिस्पोजेबल्स हैं वो अस्पतालों को ब्लैक में ना खरीदने पड़े और उनको वो सरकार के प्राइस पे मिले। ये ना हो कि लोग उसके कारण से लोगों को लॉस में जाए। सो हॉस्पिटल्स आर सपोज टू मेक प्रॉफिट ऑन ट्रीटमेंट एंड नॉट ऑन ड्रग्स। तो आपके जो PPE किट्स हैं उसका भी प्राइस फ्रीज करे सरकार और अस्पतालों को उस प्राइस पे दिलाए जिस प्राइस के अंदर में सरकार उसको सीमित करती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्योंकि आपने कहा कि सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल्स भी लॉस में नहीं जाने चाहिए, अमूमन अगर मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना चाहूँ तो यहाँ पे किस हद तक सरकार को सब्सिडाइज करना होगा, कितनी जिम्मेदारी पड़ेगी? जहां तक PPE किट का सवाल है, आप मार्केट के अंदर में सरकार ने अभी तक इसको 1000 रुपए में फ्रीज किया हुआ है, इनको इसमें 300 रुपए में फ्रीज करना होगा। जो N95 मास्क है उसकी कीमत 30 रुपए से ज्यादा नहीं है, लोग उसको 100 रुपए का बेच रहे हैं, ज्यादा का बेच रहे हैं। और जो सर्जिकल मास्क है उसको 2 रुपए में फिक्स करना होगा और जो N95 मास्क है उसको 30 रुपया और टोटल किट को 300 रुपया का। इस रेट पे अगर देते हो तो अस्पताल इसके अंदर में कंफर्टेबल होने चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया डॉक्टर साहब समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत, हालांकि जो यहाँ पर सिफारिशें दी गई हैं दिल्ली सरकार के पास सिफारिशों को भेजा गया है मंजूरी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देश में कोरोना से हाल बेहाल हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ कुल 13,586 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 3,80,000 की भी पार पहुंच गई है। लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, लगातार आप ट्रैक कर रही हैं कोरोना केसेस को। फिलहाल 24 घंटे में सबसे ज्यादा 13,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कविता, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त यही बनी हुई है सरकार और एक आम आदमी के लिए कि लगातार जो रिकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर हमें नजर आ रहे हैं इन पर कैसे काबू पाया जाएगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 13,000 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में मिले हैं। अगर कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो अब हम 4 लाख के नंबर से कुछ ही अंक दूर नजर आ रहे हैं। 3,80,000 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। करीब 12.5
18,000 लोगों की मौत अब तक कोरोना की वजह से देश भर में हुई है। अगर हम अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र, जहां पर कुल संख्या 1,20,000 के पार जा चुकी है। हम देख रहे थे कि पिछले 3 से 4 हफ्ते पहले जो धारावी है वो काफी चिंता का एक जगह बनी हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है लोकल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो ये कि धारावी में तो मामले कम हुए हैं, लेकिन अगर हम कांदिवली, मलाड जैसे इलाकों की बात करें तो वहां पर अब कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से अपना पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। और अब राजधानी दिल्ली, जिस तरह से असीम बता रहे थे कि सरकार ने एक पहल की है कि निजी हॉस्पिटल्स की मनमानी पर कैसे रोक लगाई जाए, जाहिर तौर पर राहत की खबर जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो संख्या यहां पर भी ताबड़तोड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50,000 से ज्यादा मरीज राजधानी दिल्ली में हो गए हैं, जो कि काफी चिंता की बात है और ये ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी जो कि सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ है। हमें ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल उनकी हालत में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट उन्हें पहले 2 से 3 दिन से मुकाबले देखा जाए तो अब सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन अब उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनके इलाज के लिए अब सरकार प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रही है। तो काफी चिंता की बात है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना की चपेट में हैं। वहीं अगर हम टेस्टिंग की बात करें, गृह मंत्रालय ने खुद तो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मामले तो बढ़ ही रहे हैं और जो आपने बताया सत्येंद्र जैन की हालत यहाँ पर काफी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन स्टेट वाइज अगर हम देखें तो महाराष्ट्र अभी भी अव्वल सबसे ज्यादा केसेस के साथ पहले नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पर ईएमआई राहत की स्कीम 1 साल के लिए बढ़ सकती है। यहां सूत्रों के मुताबिक अगर देखें तो पेट्रोलियम मंत्रालय ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन पूरी खबर क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, उज्ज्वला यहाँ पर जो स्कीम थी, ग्राहकों को एलपीजी पर ईएमआई छूट की मियाद बढ़ सकती है इस स्कीम के तहत। यहाँ पर डिटेल्स ताजा आपके पास क्या है? देखिए, वैसे कस्टमर जिनको उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी कनेक्शन मिला है उन्हें कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि तेल कंपनियां जो है ईएमआई डिफरमेंट स्कीम की मियाद जो है उसको अगले 1 साल तक बढ़ा सकती है, जो कि इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल तक उज्ज्वला स्कीम के तहत जो ग्राहक हैं एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो उन्हें कोई भी ईएमआई की राशि जो है वो तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल उज्ज्वला स्कीम के तहत एक प्रावधान है जिसमें जब आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो जो कुल लागत है वो स्टोव के साथ 3200 रुपये की होती है, जिसमें 1600 रुपये की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और जो बाकी 1600 रुपये की रकम है वो तेल कंपनियां देती हैं। लेकिन ग्राहकों को ईएमआई के रूप में ये 1600 रुपये की जो राशि है वो तेल कंपनियों को चुकाना होता है। उसका जो ईएमआई का स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है कि आपको कोई अलग से राशि जो है तेल कंपनियों को देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब आप एलपीजी सिलेंडर का रिफिल कराने जाते हैं और उस वक्त जो सब्सिडी की रकम आपके खाते में डीबीटी के थ्रू आनी चाहिए वो आपके खाते में ना आकर वो तेल कंपनियों को दी जाती है, और तब तक जब तक कि 1600 रुपये की राशि जो है आप चुकता ना कर दें। एक बार ये राशि जब आप चुका देते हैं फिर से आपको सब्सिडी का फायदा मिलने लगता है। लेकिन इससे जो उज्ज्वला कस्टमर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आर्थिक बोझ आ रहा था। जो रिफिल रेट है वो उसमें कमी, उसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही थी। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर तेल कंपनियों ने ईएमआई डिफरमेंट स्कीम की शुरुआत की, जिसमें 1 साल में कस्टमर्स को अगर वो 14 किलो का सिलेंडर लेते हैं तो 6 सिलेंडर पर ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है, 7वें पर उनको ईएमआई देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर वो 5 केजी का सिलेंडर खरीदते हैं तो 17 सिलेंडर पर उनको कोई ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है, 18वें सिलेंडर खरीदने पर उनको ईएमआई देने की ज़रूरत पड़ती है। सोर्स हम ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस स्कीम को अगले 1 साल तक बढ़ाने के पक्ष में है और तेल कंपनियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो जो रिफिल है उस पर रिफिल रेट जो है उसका स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में आज रिलायंस का दम दिखा। निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 10,250 के करीब बंद हुआ है। ये लगातार दूसरा दिन था जब बुल्स ने बाजार की कमान संभाली और बाजार के ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बाजार में दमदार तेजी तो हमने आते हुए देखी है, हाईलाइट्स क्या रही और कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा, बताएं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। पूरी तरह से आज की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस फिनसर्व के नाम
रही। एक जोरदार तेजी देखने को मिली और एक सेक्टर को अगर आप छोड़ दें आईटी को तो बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर आज खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और 11 लाख करोड़ के आंकड़े के पार रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छी खासी तेजी वहां पर भी बनी। एक एक करके तमाम सेक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी गेनर्स के साथ, जहां पर लीड कर रहे थे बजाज डुओ यानी कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, साथ ही साथ टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज, दो और ऐसे नाम। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक, आईटीसी, एचसीएल टेक, एम&एम, कुछ और ऐसे नाम जहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप में आज दबदबा रहा एनबीएफसी स्पेस का, जहां पर चोलामंडलम फाइनेंस लीड कर रहा था। ऑयल इंडिया, जीएमआर, फेडरल बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप लूजर में इन्फो एज, हेक्सावेयर, सीईएससी और अमर राजा बैटरी ऐसे कुछ और नाम थे जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ गेनर्स में आज इंडिया बुल्स हाउसिंग 20% से ज्यादा का उछाल स्टॉक में आया। पिरामल इंटरप्राइजेस, चोला फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर्स में आइडिया, इन्फो एज, बायोकॉन और एनआईटी टेक में आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल एंड गैस की तरफ से टोटल जो मेजरली गेनर था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लीड कर ही रहा था, साथ ही साथ बीपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा टेलीकॉम स्पेस से भारतीय इंफ्राटेल, तेजस या फिर भारतीय एयरटेल, स्टरलाइट टेक, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। और आखिरी में रियल स्टेट स्पेस, एक जोरदार तेजी आज के दिन। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल, फिनिक्स, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो चौतरफा खरीदारी आज के सत्र में और एक अच्छा सत्र आज के लिए कह सकते हैं। शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस समय से पहले पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। पिछले 58 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए हैं और अब नेट लेवल पर आरआईएल पर कोई कर्ज नहीं है। जियो में अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। वहीं राइट्स इश्यू के जरिए 53,124 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहें। और लंबे समय तक बंद रही कार डीलर्स की दुकानें भी दिल्ली में खुल गई हैं। हालांकि कोरोना का डर लोगों में है, लेकिन एहतियात के साथ कारें बेचने के लिए डीलर्स इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियों के बड़े डीलर्स बिग बॉय टॉयज पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे और उन्होंने जाना कि कैसे कॉन्टैक्टलेस तरीके से गाड़ियों को बेचने की कोशिश हो रही है। लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक डीलरशिप्स बंद थे और जिन लोगों को गाड़ियां खरीदी थी वे इंतजार कर रहे थे उस मौके का जब डीलरशिप शुरू होंगी दोबारा से और उन्हें गाड़ियों खरीदने का मौका मिलेगा। इस वक्त हम यहां पे बिग बॉय टॉयज में आए हैं जो कि प्री ओन्ड लग्जरी गाड़ियों की डीलरशिप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पहली बार आए तो सबसे पहला जो काम किया गया था, हमें किट दिया गया जिसमें कि मास्क और सैनिटाइज़र और साथ ही ग्लव्स दिए गए थे। तो हर यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को, हालांकि ये सजेस्टेड है कि आप अपने जो ग्लव्स हैं वो खुद लेके चलें, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक किट दिया जाएगा और किस तरीके से एक्सपीरियंस को सिक्योर किया जा रहा है उसकी कोशिश की जा रही है। तो दिन में 2 बार कम से कम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे एक कस्टमर है, इनसे हम पूछ लेते हैं कि इनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है। ये बताइए कि गाड़ी खरीदने तो आप यहाँ पे आए हैं, देखने आए हैं, लेकिन बहुत समय तक लोग डर रहे थे कि गाड़ी खरीदें या ना खरीदें, तो इस वक्त यहाँ पे जब आप आए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस आपको अब तक का? मैं 2 महीने से वेट कर रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मुझे गाड़ी परचेज़ करनी थी। और इनिशियली जब मैं अंदर घुसा, जो ग्लव्स मुझे प्रोवाइड करे गए, मास्क प्रोवाइड करा, प्लस टेम्परेचर चेक करा गया, मुझे आते ही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से रखी गई है और काफ़ी सैनिटाइज्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इनके गाइड हैं, वो एक दूरी बना के इन दोनों ने बीच में रखी हुई है। लेकिन एक बार बताइए कि इतनी दूरी में आप गाड़ी कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? अगर किसी को गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना हो, गाड़ी को के अंदर बैठना हो, गाड़ी के बारे में जानना हो, तो क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? सो अंदर बैठना अलाउड नहीं है। अगर टेस्ट ड्राइव चाहिए कस्टमर को देन भी टेस्ट ड्राइव लेके जा सकते हैं। टेस्ट ड्राइव खत्म होने के बाद गाड़ी वर्कशॉप पे जाएगी, दोबारा सैनिटाइज होगी और फिर शोरूम पे आएगी। हम यहाँ पे शोरूम खुलने से पहले एक बार सैनिटाइज़ करते हैं और शोरूम रात को जब बंद हो रहता है उसके बाद सैनिटाइज़ करते हैं। तो कार इज़ फुली सैनिटाइज राइट नाउ। तो यहाँ पे हर गाड़ी को दिन में 2 बार सैनिटाइज़ किया जाता है, ये कह रहे हैं। और अगर किसी कस्टमर को एक्सपीरियंस चाहिए तो इन गाड़ियों को वो बाहर ड्राइव के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस गाड़ी को अच्छे से दोबारा से सैनिटाइज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं वर्कशॉप में और वहाँ देखते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से सैनिटाइज़ हो रही हैं।
और अब हम आ गए हैं वर्कशॉप में, जहां पे आप देख सकते हैं कि हर गाड़ी जो एक बार टेस्ट ड्राइव पे जाती है उसे अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। ये देख सकते हैं पूरी तरह से पीपी किट में है और इनके पास एक पूरा डिसइंफेक्टेंट का बॉक्स है जो अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, और गाड़ी के हर कोने को कोशिश की जा रही है कि इसे अच्छे से डिसइंफेक्ट किया जाए। कोई भी सिर्फ वही कोने नहीं जो छुए गए, बल्कि वो कोने भी जो टच नहीं किए गए हैं वहाँ भी अच्छे से, इंटीरियर्स को भी यहाँ अच्छे से सैनिटाइज किया जा रहा है। ये बताइए कि जब आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं किसी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के बाद जो गाड़ी आ रही है, तो किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, किन चीज़ों का मोस्टली ये है कि गाड़ी आती है, सबसे पहले हम उसको सैनिटाइज करते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो हम यूज़ करते हैं कि सारे जो भी डिसइंफेक्टेड है सब निकल जाएं। उसके बाद गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे जाती है, टेस्ट ड्राइव से आने के बाद हम वापस इसको सेम प्रोसेस करते हैं और उसके बाद गाड़ी को शोरूम प्रॉपर वे के अंदर प्रॉपर क्लीन कवर्स एवरीथिंग ग्लव्स पहन के हैं, हाथों में पहन के, और गाड़ी को हम शोरूम के अंदर। तो हर बार जब एक गाड़ी ड्राइव के लिए जाती है उसके बाद इसे अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है। ये कोशिशें कर रही है ऑटो सेक्टर, डीलरशिप्स कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो सिक्योर फील कर सके। तो यहाँ पर दिल्ली में हमने देखा कि कार डीलरशिप की जो दुकानें हैं वो खुलने लगी हैं, लेकिन फ्रिज, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स की डिमांड एक बार फिर से तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। खासकर अगर हम बात करें तो बढ़ती गर्मियों और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लोग एयर कंडीशनिंग, लैपटॉप और मोबाइल खरीदने पहुंच रहे हैं। देखिए दिल्ली से विजय सेल्स की एक स्टोर से दीपाली नंदा की रिपोर्ट। अनलॉक फेज 1 में कोशिश यही की जा रही है कि अब दोबारा से जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, और किस तरह से अब लोग घरों से निकलने लगे हैं पूरी एहतियात बरतते हुए, जो ज़रूरत का सामान है उनकी खरीदारी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात करें तो ये जानने के लिए मैं आ गई हूँ विजय सेल्स के शोरूम में। हमारे साथ कस्टमर्स हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कुछ खरीद रहे हैं। हेलो मैम, आप यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ खरीद रही हैं आप? यस मैम, मैं लैपटॉप लेने आई हूँ यहाँ पे। लैपटॉप लेने की कोई खास वजह? यस मैम, आई एम अ टीचर, तो अभी तक तो जो वर्चुअल क्लासेस हो रही थी मैं अभी तक अपने फ़ोन पे ही ले रही थी, बट अब आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि अब मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, क्योंकि आगे और भी अभी हमारी वर्चुअल क्लासेस चलने वाली हैं, स्कूल अभी रीओपन नहीं होने वाले जैसे कि, तो इसीलिए अब जुलाई से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फ़ोन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने एक मोबाइल लिया क्योंकि मेरा मोबाइल लॉकडाउन में टूट गया था, तो इसलिए मैं मोबाइल लिया मुझे नया। मैंने तो आप इंतज़ार कर रहे थे शॉप खुले हैं, आप खुद जाकर मोबाइल? हाँ जी, प्रॉब्लम तो आ ही रही थी मुझे बहुत सारी, और मैं फेस कर रहा था, लेकिन शॉप नहीं खुली हुई थी तो प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर अब जब शॉप खुली है तो मैं लेने आया मोबाइल। सर, आपने क्या कुछ खरीदा है? मैम, मैंने एक फास्ट ट्रैक परचेज़ किया यहाँ से। तो अब आपको लगता है कि अनलॉक फेज 1 में है, जो ज़रूरत का सामान है वो खरीदने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा? डेफिनेटली मैम, हमें मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। समटाइम्स नीड तो है चीज़ों की, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं डर भी है कोरोना की वजह से कि वो कहीं मतलब दिक्कत ना करे, तो प्रिकॉशंस तो सारे हैं, फिर भी देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ अब मार्केट में खरीदारी की शुरुआत हो गई है। मैम, आप बताएं, इन महीने से शॉप्स बंद थी, अब आपको लगता है कि एक बार खुल गई हैं और आपकी ज़रूरत है फ़ोन खरीदना? अभी ज़रूरत? हाँ जी ज़रूरत है अभी। किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं और अब आप नया फ़ोन खरीदने जा रही हैं, कितनी ज़रूरत है इसकी? We are studying on Google Classroom and Google Meet app, and we are totally having a chat with our teachers, and they are also very supporting, and they are helping us to study well. बिल्कुल, जिस तरह से पूरी तरह से चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या फिर दूसरे लोग हों, उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। बदलाव के साथ साथ ज़रूरतें भी बढ़ी हैं। यही वजह है कि अब लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए मार्केट्स में पहुंच रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।